लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एस ब्लॉक में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था फर्स्ट ए ग्रुप में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये सारे नोट्स शॉर्ट एंड स्वीट लिखे गए हैं। क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी थ्योरी तुम पढ़ो वो सब कम ही रहता है। तो हम यहाँ पर वो थ्योरी पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, सबसे पहले हम कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड में कौन कौन सी चीज हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंटली याद रखनी है वो हम देखते हैं। देखो M प्लस H2, M हमने क्या मान लिया, कोई भी मेटल हो सकता है। M यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी मेटल यहाँ पर हो सकता है। अगर H2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, MH बनाएगा। और MH में जो आयनिक प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी, वो M प्लस एंड H माइनस की फॉर्म में होंगी। इंपॉर्टेंटली हमको याद रखना है कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, ओनली इन दैट केस H2 वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये याद रखना है कि सिर्फ यही एक केस ऐसा है फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्राइड, सिर्फ यही ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। देखो यहाँ पर देखने से पता लग रहा है आयंस किसमें ब्रेक हुए, यहाँ पर M प्लस और H माइनस में ब्रेक हुए। जनरली H माइनस बनता ही नहीं है, बाकी कंपाउंड के साथ हमेशा क्या बनता है, H प्लस बनता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर बन रहा है हमारे पास H माइनस, और ये H माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा, H माइनस बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 इसमें किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए MH का तो यहाँ से H2 गैस रिलीज होगी और कहाँ पर रिलीज होगी, एनोड पर रिलीज होगी। डायरेक्टली हमें याद रखना है, जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस रिलीज H2 गैस एट एनोड। M प्लस H माइनस, अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हाइड्रोलिसिस किया हम लोगों ने, H2O में के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, ऐसे H2 रिलीज करेगा। हाइड्राइड है, हाइड्राइड में है क्या, एक तो मेटल है और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से कौन सी गैस निकल सकती है, यहाँ से ओनली H निकल सकता है। लेकिन जब H2O के साथ में रिएक्शन आएगी तो यहाँ से क्या होगा, देखो M प्लस H माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, तो ये तो क्या निकला H2, और यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव को अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, MOH, ये हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। यहां से ये देखो, ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, इनके सीक्वेंस, इनके ऑर्डर्स, थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर सोल्यूबिलिटी, लैटिस एनर्जी, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें ध्यान से देखना है। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक नेचर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर ऑल कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, मतलब ये सभी कंपाउंड के लिए काम करता है सिर्फ कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। और वो जो एक्सेप्शन आएंगे वो मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूं, जो भी एक्सेप्शन है वो इसमें आते जाएंगे, और उनके अलावा जितने भी कंपाउंड है उनके लिए हमें डायरेक्ट याद रखना है थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक नेचर। और आयोनिक नेचर हम कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा आयोनिक नेचर को आगे हम जितने भी टॉपिक आएंगे IN से डिनोट करेंगे, याद रखना है हमको, है ना। ठीक है, आयोनिक नेचर फाजान्स रूल से हमें पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, मतलब कैटायन जितना ज्यादा बड़ा होगा आयनिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, और एनायन का साइज जितना छोटा होगा आयनिक नेचर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सेप्शन है इसका यही हाइड्राइड जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, वो एक्सेप्शन हम एक एक करके पढ़ने वाला है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स के केस में क्या होगा, देखो हाइड्राइड है हमारे पास, यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया आपने LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH, सभी के हाइड्राइड है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो फिक्स है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है कैटायन Li, Na, K, RB एंड CS। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा कैटायन का। तो Li से और CS तक कैटायन का साइज बढ़ रहा है। अगर Li से CS तक कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब आयोनिक नेचर इंक्रीज होगा, और आयोनिक नेचर इंक्रीज होगा तो बाकी सब केस में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हाइड्राइड के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे यहां से यहाँ Li से CS तक आयोनिक नेचर बढ़ेगा,
वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो थर्मल स्टेबिलिटी और आयनिक नेचर का रिलेशन बता दिया था लास्ट अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें तो क्या था हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हाइड्राइड को छोड़कर। तो बाकी के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, कैसे देखते हैं हम आगे। सेकंड हमारे पास ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के केस की अगर हम बात करें, ये ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है। तो ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH अटैच हो जाएगा। तो यहाँ Li2O से CH2O तक जा रहे हैं हम कंटिन्यू, टॉप टू बॉटम Li2O से CH2O तक मूव किए ऑक्साइड के केस में, या LiOH से CSOH तक मूव किए हाइड्रोक्साइड के केस में। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम हम जैसे जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होगा। अगर कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, एनायन तो यहाँ दोनों के केस में फिक्स है, तो कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो आयनिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आयनिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमें याद ये रखना है इसके अंदर, टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, पता है हमें, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा हुआ है। तो टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ एंड वाटर सॉल्युबिलिटी के बारे में। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यह है बेसिक स्ट्रेंथ और यह है वाटर सॉल्युबिलिटी। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से इन सीक्वेंस से ही। देखो जैसे हम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं, LiOH और CSOH है हमारे पास। ठीक है, तो Li से और CS आने पर यहां पर आयनिक नेचर क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और आयनिक नेचर अगर इंक्रीज होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी आयंस होते हैं वो पानी के अंदर जाने पर, आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में तुरंत आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही देखो हमने ये पानी के अंदर डाला, ये हमारे पास जैसे पानी है, अगर जैसे ही हम इसमें LiOH को डालेंगे तो LiOH डालने से क्या होगा, Li प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग हुए तो वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, आयंस के अंदर डिसॉल्व हो गए, और डिसॉल्व होकर आयंस के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। तो वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इनकी इंक्रीज हो गई। अब वाटर सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई मतलब ये आयंस में ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं, और आयंस में ब्रेक हो रहे हैं तो जितने ज्यादा आयंस में ब्रेक होंगे उतने ही ज्यादा OH माइनस निकलेंगे, और जितने ज्यादा OH माइनस निकलेंगे हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस से ही निकाली जाती है। जहां से ज्यादा OH माइनस निकलेंगे वहीं बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम Li से CS की तरफ जाएंगे, क्या क्या याद रखना है हमको, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से आयनिक नेचर बढ़ रहा है, आयनिक नेचर बढ़ने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पीरियडिक टेबल की तरह हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आयनिक नेचर अगर बढ़ रहा है तो वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो OH माइनस उतना ही जल्दी डिसोसिएट होगा, और OH माइनस जितना ज्यादा निकलेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर थर्मल स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, Li और OH ब्रेक नहीं हो पाएंगे, अगर ये ब्रेक नहीं हो पाएंगे तो डिसॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखना, थर्मल स्टेबिलिटी और वाटर सॉल्युबिलिटी दोनों अलग अलग फैक्टर होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है इसे हीट देकर ब्रेक करने की कोशिश करना, मतलब हम इसे हीट देंगे और हीट देने के बाद ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और वाटर सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है हम इसे सिर्फ पानी में डाल देंगे, और पानी में डालने पर जैसे ही ये पानी में डाला जाएगा आयंस में अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा, तो वो वाटर सॉल्युबिलिटी है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, NaCl का एक एग्जांपल लेते हैं। नमक हमारे घर में सभी के घरों में होता है, नमक का एक छोटा सा दाना लिया हमने, एक छोटा सा सॉलिड लिया। ठीक है, अब इसे अगर ब्रेक करने की कोशिश करोगे, हाथ से तोड़ने की कोशिश करोगे तो इतना इजी ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। NaCl हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन इसे ब्रेक करने की कोशिश की तो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इसे पानी में डाल दोगे तो पानी में डालते ही तुरंत ये गायब हो जाएगा, तो वहां पर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, देखो नमक है, नमक हार्ड होता है, पानी में डालने पर फटाफट डिसॉल्व हो जाता है। कोई मेटल का टुकड़ा लोगे जैसे आयरन लिया, वो भी हार्ड होता है, लेकिन पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता,
तो इन दोनों का आपस में कोई भी फैक्टर काम नहीं करता है। ठीक है, यह मैं नाइट्रेट्स एंड सल्फेट। नाइट्रेट क्या होता है हमारे पास NO3 माइनस, एंड सल्फेट क्या होता है SO4 माइनस 2। ठीक है, अब इनके अगर थर्मल स्टेबिलिटी या वाटर सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो डायरेक्ट हमें क्या देखना है, आयोनिक नेचर देखना है। टॉप टू बॉटम आने पर अगर कैटायन का साइज इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आने पर कैटायन का साइज इंक्रीज होता है, तो आयोनिक नेचर क्या होगा वहां पर, इंक्रीज होगा। आयनिक नेचर अगर इंक्रीज हुआ तो वाटर सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड वाटर के साथ बहुत अच्छे सोल्यूबल होते हैं, पोलर डिसॉल्व इन पोलर। अगर आयनिक नेचर इनका इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। पढ़ा है अभी हमने, आयनिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अगर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के कंपाउंड्स का केस पूछा जाए तो भी हमें बिल्कुल सेम यही करना है। आयनिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सॉल्युबिलिटी, एंड वाटर सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। मतलब टॉप टू बॉटम आने पर ये तीनों ही केस इंक्रीज होंगे, आयनिक नेचर भी, वाटर सॉल्युबिलिटी भी, एंड थर्मल स्टेबिलिटी भी, तीनों केस यहाँ पर ये इंक्रीज होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैलाइड के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस केस में फर्स्ट ए ग्रुप के हैलाइड के केस में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पर अक्सर गलती हो जाती है, तो वो गलती ना हो इसलिए हमें यहां पर ध्यान से पढ़ना है। देखो हैलाइड क्या होता है, कोई भी मैंने मेटल मान लिया, एम मेटल मान लिया, ये कुछ भी हो सकता है, लिथियम सोडियम कुछ भी हो सकता है, और इसके साथ में अगर एक्स कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा हुआ है, एमएक्स फॉर्म है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, अब इस हैलाइड के केस में दो ऑप्शन है, या तो हम मेटल को वेरी कराएं या हम हेलोजन को वेरी कराएं। तो उन्हीं दोनों केसेस पर हमारे पास फैक्टर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और वो कैसे चेंज होते हैं वो देखो। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास कि अगर हेलोजन वेरी करता है तो हमें लैटिस एनर्जी का फैक्टर देखना है, और अगर मेटल वेरी करता है तो हमें आयोनिक नेचर का फैक्टर देखना है। ठीक है, इसी फैक्टर से हमको क्वेश्चन करना है, तभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। पहला एग्जांपल है MF, MCl, MR, MBr एंड MI। तो यहां पर मेटल तो M फिक्स हुआ हमारे पास, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, हेलोजन चेंज हो रहा है। और जब हेलोजन वेरी कर रहा है तो कौन सा फैक्टर देखना है हमको, लैटिस एनर्जी का फैक्टर देखना है। तो हमेशा याद रखना है, यहाँ पर देखो जो भी चेंज हो रहा है, चेंज मतलब हेलोजन ना, तो हमें हेलोजन का साइज देखना है। यहाँ पर हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, अगर हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमें ये याद रखना है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी। ऐसा क्यों, इसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो मान लो हमारे पास ये मेटल M है, तो ये चार कंपाउंड है, MF, MCl, MBr, MI, तो 4M बना देता हूं, ये 4 मेटल हमारे पास हो गए। ठीक है, अब देखो MF के केस में क्या होगा, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, ये फ्लोरीन लगा दिया मैंने। MCl के केस में ये क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हुआ, Br के केस में साइज और बड़ा हुआ, और आयोडीन के केस में साइज और ज्यादा बड़ा हुआ। ठीक है, ये हमारे पास MF, ये हमारे पास MCl, MBr एंड MI। ठीक है, अब इस केस में देखो जब साइज लगभग सिमिलर होगा, तो साइज लगभग सिमिलर होगा तो इनके बीच में बॉन्डिंग भी अच्छे से हो पाएगी, और जब इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छे से हो पाएगी, बॉन्ड लेंथ इनके बीच में छोटी रहेगी, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ब्रेक करना अगर इसको मुश्किल है तो इसका मतलब इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मतलब छोटे साइज वाले के लिए लैटिस एनर्जी क्या हुई, ज्यादा। अब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जैसे हम MI के केस में आ गए, तो MI के केस में देखो इनके बीच में साइज डिफरेंस कितना ज्यादा है, यहाँ पर ये M और यहाँ पर आयोडीन। क्या एक छोटे साइज वाले और एक बहुत बड़े साइज वाले आयन के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इनकी बॉन्डिंग जो है वो वीक बॉन्डिंग है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्डिंग वीक होगी, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करना इजी होगा, और ब्रेक करना इजी होगा मतलब क्या हुआ, इसकी लैटिस एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी, और लैटिस एनर्जी कम होने का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम, क्योंकि लैटिस ही वीक है तो हम उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें याद रखना है साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। सिर्फ इसी केस में, सभी केसेस में नहीं। ठीक है,
तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुई, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुई तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज। तो सबसे स्ट्रॉन्ग MF, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल MF। सबसे वीक MI, इसे तोड़ना बहुत इजी है, तो सबसे वीक थर्मल स्टेबल क्या हो जाएगा हमारे पास, MI हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में, हमारे पास जो वेरिएशन है वो मेटल का वेरिएशन है। ये क्लोरीन तो हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मेटल चेंज हो रहा है, और जब मेटल चेंज होता है तो आयनिक नेचर देखा जाता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है इफ मेटल वेरीज देन आयनिक नेचर इज फैक्टर। तो अगर यहाँ पर आयोनिक नेचर देखा जाएगा तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर आयन का, कैटायन का साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो आयोनिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि टॉप टू बॉटम आने पर आयोनिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज। और आयोनिक नेचर अगर इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। मतलब हमारे पास जो साइन है वो कैसे आने चाहिए, वो ऐसे साइन आने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक फैक्टर हमारे पास और है, ये एक्सेप्शन है, और वो फैक्टर क्या है, अगर हमने ये ऑर्डर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। वो फैक्टर बस इतना सा है कि KCl की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इन सब में सबसे ज्यादा होती है। KCl को हमें सबसे आगे रखना है, उसका रीजन मैं बता देता हूं, और ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट डाल लेते हैं हम इसके लिए। KCl हैव हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। सिर्फ इसी केस में ड्यू टू, एक्चुअल में जो थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाती है वो डेल्टा एच फॉर्मेशन से देखी जाती है KCl के केस में, और KCl के केस में थर्मल डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसे ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, LiCl सबसे कम, उसके बाद NaCl, उसके बाद आएगा RbCl, देन CHCl एंड देन KCl। ये ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है सिर्फ इसी केस में। बाकी केस में हमें क्या करना है, सिंपल, आयनिक नेचर इंक्रीज हुआ, जैसे मैंने यहां पर बता दिया था, आयनिक नेचर इंक्रीज हुआ तो हमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर देनी है, कंटिन्यू इंक्रीज कर देनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इतना टफ टॉपिक है नहीं, सिर्फ हमें ये जो मैं फैक्टर्स बताते जा रहा हूं ये फैक्टर्स हमको डायरेक्टली याद रखते जाने हैं, और कोई कंसेप्ट इसमें टफ है नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी के केस में देखो MF, MCl, MBr, Mi क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर हेलोजन वेरी कर रहा है, और हेलोजन वेरी कर रहा है तो फैक्टर लैटिस एनर्जी। तो हमें दिख रहा है कि साइज इंक्रीज होगा, तो अभी समझाया मैंने, साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। और अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज होगी, ब्रेक हो रहा है, तो वो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो सकेगा। नेक्स्ट देखो LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CHCl। यहाँ पर क्या, Cl तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर चेंज हो रहा है मेटल, ठीक है। अब मेटल चेंज हो रहा है तो देखो यहाँ पर लैटिस एनर्जी तो हमें देखना नहीं है, क्योंकि अगर लैटिस एनर्जी देखते तो KCl सबसे आगे चला जाता। हमें देखना है आयोनिक नेचर, साइज इंक्रीज हुआ तो आयोनिक नेचर इंक्रीज हुआ, और आयोनिक नेचर इंक्रीज हुआ तो वाटर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आयनिक नेचर बढ़ेगा पानी में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी उसकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। आयनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ LiCl है, तो एक एक्सेप्शन हमारे पास और आता है यहाँ पर। ये जो LiCl है इसका आयोनिक नेचर इतना कम है कि इसकी वाटर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, जो पोलर है वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो इस लाइक डिसॉल्व लाइक का एक्सेप्शन है LiCl। इसका आयनिक नेचर इतना कम होता है कि ये एज ए पोलर बिहेव ही नहीं करता, ये नॉन पोलर के अंदर भी डिसॉल्व हो जाता है, ध्यान रखना हमको, ठीक है। तो सिर्फ इन सभी में एक LiCl ऐसा कंपाउंड है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी डिसॉल्व हो सकता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हमारे पास, बेंजीन हो सकता है, CH2 है, केरोसिन ऑयल, और बहुत सारे हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। CCl4 भी नॉन पोलर की कैटेगरी के अंदर आता है।
नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है वॉशिंग सोडा के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसको बनाने का जो प्रोसेस है सोलवे अमोनियम प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Na2CO3 के बारे में। ठीक है, तो ये जो Na2CO3 है ये बनाया जाता है सोलवे अमोनिया प्रोसेस। क्या होता है यही हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं इसको। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि सोलवे अमोनिया प्रोसेस से जो बनाया जाता है वो ओनली Na2CO3 ही बनाया जाता है, सिर्फ सोडियम का कार्बोनेट। हम K2CO3 की यहाँ पर बात नहीं कर सकते। K2CO3 इस फॉर्मूले से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो हम जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ Na2CO3 बनाता है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल क्या क्या है? रॉ मटेरियल है हमारे पास NaCl, NH3 एंड CaCO3 इसका रॉ मटेरियल है। और जो CaCO3 है वो कंज्यूम थोड़ा अलग तरीके से होता है, मतलब हमें केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली CaCO3 नहीं दिखेगा। देखो CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर बना CaO प्लस CO2 बना। ठीक है, और इस CaO का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, H2 इसके अंदर डिसॉल्व किया जाए तो ये बनाएगा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ये बना देगा। तो मतलब CaCO3 किसकी फॉर्म में मिलेगा हमको? हमको मिलेगा CaO की फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में एंड CaOH ट्वाइस की फॉर्म में। इसी तरीके से काम आएगा। ठीक है, तो अब केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या है हमारे पास? NaCl, H2O, NH3 और CO2, हम इन सभी को मिक्स कर रहे हैं। देखो CO2 जैसे बताया था, ये रहा CO2 रॉ मटेरियल में। ठीक है, CaCO3 की फॉर्म में था। तो NaCl, H2O, NH3 और CO2 अगर इन चारों की रिएक्शन आपस में कराई जाए तो ये बनाएंगे NH4Cl एंड NaHCO3। और ये जो NaHCO3 है ये यहाँ से प्रीसिपेट की फॉर्म में अलग निकल जाता है, पीपीटी बना देता है। और वो पीपीटी किस वजह से बनाता है? कॉमन आयन ऑफ Na+। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ। NaHCO3 पीपीटी क्यों बनाता है? कॉमन आयन ऑफ Na+ की वजह से पीपीटी बनाता है। ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है इंपॉर्टेंटली। ठीक है, अगर यहाँ पर हम NaCl की जगह KCl ले लेते तो यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो बनने वाला था KHCO3। ठीक है, और यहां पर KHCO3 में आयन निकलता K+, और उस K+ आयन का कोई भी पीपीटी नहीं निकलता। ठीक है, यही नोट लिखा हुआ है। देखो KHCO3 डज नॉट फॉर्म पीपीटी बिकॉज KSP जो KHCO3 का KSP है वो कंपेयर टू NaHCO3 के KSP के बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन तुम याद रखो या मत रखो, तुम्हें ये जरूर याद रखना है कि NaHCO3 के केस में प्रिसिपेट निकलता है, KHCO3 के केस में प्रिसिपेट नहीं निकलता। इसी वजह से हम यहाँ पर K2CO3 नहीं बना पाते। ठीक है, अब देखो NaHCO3 हमारे पास आया तो NaHCO3 जो प्रिसिपेट निकला था उसे अलग निकाल लिया। उसे जब हमने हीट किया तो हीट करने पर बनेगा हमारे पास Na2CO3 जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, Na2CO3 सिर्फ हीट करने से बना, साथ में CO2 रिलीज हुआ और H2O रिलीज हो गया। साथ में जो बचा ये तो पीपीटी निकाल के हमने अलग कर लिया था, NH4Cl। NH4Cl का हमने क्या किया? ये देखो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रॉ मटेरियल में से तो निकला था ना, तो ये तो रिएक्शन तो करेगा ही करेगा क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है ही। तो NH4Cl से रिएक्शन किया किसने? CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन किया। क्या बनाया? अमोनिया बना दिया, CaCl2 बना दिया, H2O बना दिया। अब देखो बाय प्रोडक्ट हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बना? Na2CO3 जो हम बनाना चाहते हैं, वॉशिंग सोडा यही हम बनाना चाहते हैं। बाय प्रोडक्ट पर अगर ध्यान दोगे तो CO2, H2O, H2O, NH3 ये तो सब वही है जो रॉ मटेरियल में थे, तो इनको वापस यूज भी लिया जा सकता है। ठीक है, इस रॉ मटेरियल में हम फिर से NaCl निकाल के मिला के और ज्यादा Na2CO3 बना सकते हैं। ये CaCl2 यहाँ अलग पड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास सोलवे अमोनिया प्रोसेस है जो सिर्फ Na2CO3 बनाने का काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट अब बनाने के मेथड तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, हमें जो याद रखना है वो क्या है? देखो एक तो ये रहा ऊपर NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2, यहाँ से NH4Cl एंड NaHCO3 बना था जो कि पीपीटी की फॉर्म में अलग निकल गया था। तो ये जो पीपीटी की फॉर्म में निकला यही तो बेकिंग सोडा है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है अगली रिएक्शन देखोगे तो इसे हीट करने पर Na2CO3, CO2 और H2O बना था। अगर इनको वापस मिला दिया जाए तो ये तो NaCO3 फिर से बना देगा। तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O इन सबको मिक्स करने पर ये फिर से क्या बना सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। ठीक है, ये
इतना सा। नेक्स्ट है हमारे पास कास्टिक सोडा, वो क्या होता है NaOH, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा याद रखना नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है हमें किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का। अगर ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो वहां से हमारे पास NaOH निकल जाता है। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को हम क्या, कौन सा सेल बोलते हैं, कास्नर केल्नर सेल इसे बोला जाता है, जिसमें कैथोड मरकरी का लिया जाता है। सिर्फ इतना पॉइंट हमें याद रखना है और डिटेल में हमें इसमें जाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस्टिंग सोडा फॉर्म हो सकता है। तो जितने भी हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के कंपाउंड और प्रॉपर्टीज थी जहां से मेन चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाने के, वो सभी हम क्लियर कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये सभी पूरा पार्ट इसके अंदर आ चुका है, तुम्हें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ग्रुप के बारे में, और सेकंड ग्रुप की कोशिश करेंगे कि वो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसे एक ही लेक्चर में खत्म करने में, ठीक है।